हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एटम के बारे में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एटम का कॉन्सेप्ट है वो शुरुआत कहाँ से की गई। तो ये शुरुआत करी गई 500 BC में। एक इंडियन फिलोसफर थे, ठीक है, मतलब इंडिया के क्या थे, फिलोसफर थे, जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। उन्होंने बेसिकली क्या कहा था, उन्होंने ये कहा कि सजेस्ट दैट ऑल द फॉर्म्स ऑफ मैटर आर कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। मतलब क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी मैटर है, मैटर मतलब जैसे ये मार्कर एक मैटर है, ठीक है, ये बोर्ड एक मैटर है। मैटर मतलब जो भी सब्सटेंस जो वॉल्यूम को ऑक्युपाई करे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी एक मैटर है और उसको अगर हम तोड़ते हैं तो वो छोटा छोटा होता चला जाता है। जैसे जैसे हम उसको तोड़ते रहते हैं तो होगा क्या कि वो धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। तो उन्होंने ये कहा कि एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, एक स्टेज क्या आ जाएगी, ऐसी आएगी कि हम उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे पास क्या आ जाएंगे, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स आ जाएंगे, छोटे छोटे। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो अगर मैं इसको काटता हूँ तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा भाई, ये आधा हिस्सा हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे ही करके तोड़ता रहूँ तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती या फिर कट नहीं सकती। उसको उन्होंने नाम दिया अणु। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, अणु। ठीक है, आपने सुना होगा हिंदी उसमें अणु, इसको टाइनी पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, अणु। ठीक है, तो इंडियन फिलोसफर ने यहाँ पर नाम दिया था अणु। अभी एटम नहीं आया, ठीक है। उसके बाद 400 BC में ग्रीक थिंकर थे डेमोक्रिटस, ठीक है, एक ग्रीक थिंकर थे डेमोक्रिटस। उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने इस टाइनी पार्टिकल को, मतलब इस थ्योरी को ऑब्जर्व करा कि यार बात तो सही कह रहे हैं, और इस टाइनी पार्टिकल को जिन्होंने महर्षि कन्नड़ ने अणु कहा था, इन्होंने उसको नाम दिया एटम। तो फाइनली ये जो एटम शब्द आया था ये बेसिकली डेमोक्रिटस ने दिया था, ठीक है, 400 BC में। तो ये नाम दिया था एटम। एटम एक ग्रीक भाषा वर्ड है एटोमस। एक ग्रीक भाषा का वर्ड क्या है, एटोमस, जिसका मतलब होता है अनकट या इंडिविजिबल। ठीक है, इंडिविजिबल मतलब जो डिवाइड नहीं हो सकता, अनकट मतलब जो कट नहीं सकता। तो एटोमस एक शब्द था, उससे मिला है एटम। ठीक है, उससे क्या बना है, एटम। तो यहाँ से ये वर्ड निकाला गया। सो अगर हम ध्यान से देखें तो एटम की डेफिनेशन क्या है, तो ये तो एक छोटा सा हिस्टोरिकल वो हो गया इसका कि कैसे इसका नाम पड़ा और महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा, डेमोक्रिटस ने भी यही बात कही। तो एटम की उन्होंने डेफिनेशन दी। फाइनली जो डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि एटम बेसिकली क्या है, एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। एटम क्या है, सबसे छोटी यूनिट है एक मैटर की। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दीवार है, एक वॉल है, पिक्चर वाली दीवार नहीं, एक वॉल है। तो अगर आप ध्यान से देखें जो वॉल है वो क्या बनी है, ईंटों से मिलके बनी है। एक ईंट ऐसे लगी होगी, फिर एक ईंट ऐसे ले, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसी एक पूरी वॉल खड़ी हो गई होगी, पूरी दीवार खड़ी हो गई होगी। ठीक, तो इस दीवार का सबसे छोटा हिस्सा क्या है, एक ईंट। उसी तरीके से आप कह सकते हो, तो इस दीवार के लिए एटम की तरह कौन बिहेव करेगा, एक ईंट। ईंट एक एटम नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से कोई भी मैटर है वो किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। उन छोटे पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। क्लियर? बेसिकली एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, तो ये मार्कर बेसिकली क्या है, किससे बना है, आपको कोई प्लास्टिक से बना है, नहीं मेरे भाई, ये जो मार्कर है ये छोटे छोटे किससे बना है, पार्टिकल से मिलकर बना होगा। पार्टिकल यहाँ जुड़ रहे होंगे, यहाँ जुड़ रहे होंगे, यहाँ जुड़ रहे होंगे, यहाँ जुड़ रहे होंगे, ऐसे जुड़ के पूरा ये मार्कर बन रहा होगा। ठीक है, इस मार्कर का सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, एटम होगी। यहाँ तक समझ में आता है, क्लियर है। हर एक अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम होंगे। जैसे आयरन का एटम अलग होगा, कॉपर का एटम अलग होगा, जिंक का एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा, उसका साइज अलग होगा, हर प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ये सब। तो इस चीज को भी याद रखना कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स। ठीक है, ये डाल्टन थ्योरी में कहा था, उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट तो है मैटर का, दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है, वो केमिकली रिएक्ट करती है और आपको पानी देती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है कि हाइड्रोजन का क्या आया होगा, एक मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आए होंगे, और वो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाया होगा, एक H2 का मॉलिक्यूल बनाया होगा। याद रखना, एटम वो सबसे छोटी सी हिस्सा है किसी भी मैटर का जो रिएक्शन में, जो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करती है।
सिर्फ एक एटम ही है जो सबसे छोटी यूनिट जो क्या करती है, एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। क्लियर है? आप ग्राम्स में नहीं कह सकते कि 1 ग्राम रिएक्शन, 1 ग्राम हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट करा, नहीं, एटम, एक एटम सबसे छोटा हिस्सा क्या है, एक एटम जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में और केमिकल रिएक्शन करवाता है और अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, एक एटम जो है एग्जिस्ट कर सकता है अलोन या इन कॉम्बिनेशन। एक एटम जो है या तो अकेले रह सकता है, अकेले मतलब ये कि ना तो वो अपने भाई बंधु के साथ कनेक्ट हो, मतलब अपने जैसे के साथ कनेक्ट हो, ना ही किसी और एटम के साथ कनेक्ट हो। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हीलियम की अगर आप एटम की बात करें तो ना तो वो किसी अपने ही हीलियम के साथ कनेक्ट होता, आपने कहीं पर भी He2, He3, He4 नहीं सुना होगा, ना तो वो अपने भाई बंधु के साथ कनेक्ट होता, ना ही भाई किसी और के साथ कनेक्ट होता। तो ये किस, यहाँ हीलियम का जो एटम है वो किस स्टेट में है, वो फ्री स्टेट, अलोन, मतलब कि अकेला लाइफ, ऐसा अकेला घूम रहा है, अकेला लाइफ को जी रहा है। ना ही वो भाई साहब अपने साथ के साथ कनेक्ट कर रहा, मतलब अपने साथी जो है बिल्कुल हुबहू जो है उसके साथ भी कनेक्ट नहीं कर रहा, उसके साथ भी कंबाइन नहीं कर रहा, ना ही किसी और के साथ कंबाइन कर रहा। तो इसको क्या कहते हैं, अलोन स्टेट, या फिर आप इसको कहते हो फ्री स्टेट ऑफ एटम। एटम किस स्टेट में मिलता है, 2 स्टेट में मिलता है, एक है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब ये कि भैया एक एटम है, ना तो वो अपने साथ के साथ, अपने साथ के किसी एटम के साथ कनेक्ट करता, ना ही किसी और एटम के साथ कनेक्ट करता। इसके अंदर कौन आते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके हीलियम का एटम हो गया, नियॉन का एटम हो गया, आर्गन का एटम हो गया, क्रिप्टन का एटम हो गया, ज़ैनन का एटम हो गया। ये सब क्या है, इनर्ट गैसेस हैं, ये सब क्या है, इनर्ट गैसेस हैं। तो इनर्ट गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इन कॉम्बिनेशन, कहीं कहीं पर जो एटम्स हैं वो अकेले नहीं रहते हैं, कहीं कहीं पर जो एटम्स हैं वो अकेले नहीं रहते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, आपने कभी ऑक्सीजन का अकेला एटम देखा है कहीं पर बुक में लिखा हुआ, मतलब देखने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर रियल लाइफ में देखने कह रहा हूँ कि O2 भी नहीं देखा ऐसे तो। ठीक, कभी भी आपने बुक में देखा है सिर्फ O लिखा हो, नहीं नहीं, O2 लिखा रहता है। क्लियर, मतलब कि अकेला ऑक्सीजन का एटम एग्जिस्ट नहीं करता, या तो वो अपने ही ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करके O2 बनाएगा, या फिर वो H के साथ कनेक्ट करके पानी बनाएगा, या C के साथ कनेक्ट करके CO2 बनाएगा, एंड सो ऑन। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब कि एटम जो है वो 2 तरीके से देख सकते हो, एक फ्री स्टेट, अकेले रहेंगे, ठीक, ना ही भाई साहब अपने परिवार वालों के साथ बननी, ना ही बाहर वालों के साथ बननी। दूसरे हैं कि जो भाई क्या है, दूसरों के साथ बना लेते हैं और अपने साथ भी बना लेते हैं, मतलब अपने फैमिली वालों के साथ भी जुड़ जाते हैं कभी कभी और बाहर वालों के साथ जुड़ जाते हैं, बड़े फ्रैंक हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, वो क्या काम कर सकता है, कार्बन के साथ भी जुड़ता है, अपना पानी हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ता है, खुद के साथ भी जुड़ता है, O2 बनाता है और बहुत सारों के साथ जुड़ता है। उसी तरीके से आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन H2, मतलब अपने साथ के साथ तो जुड़ता ही है, अपने साथी के साथ तो जुड़ता ही है, औरों के साथ भी जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और किसी के साथ जुड़ गया। ये वाली बात समझ में आती है? तो एटम्स या तो अलोन होंगे या कंबाइन। उसके बाद अगर हम बात करें तो एन एटम इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल इन शेप। जो एटम है वो एक स्फीयर की शेप का माना गया है, एक बॉल की शेप में, एक गेंद की शेप का माना गया है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि उसका साइज को हम कैसे देखेंगे कि एटम का साइज कितना होगा। तो एटम का साइज जो बेसिकली मेजर करा जाता है, देखा जाता है, वो देखा जाता है एटॉमिक रेडियस से। भाई सीधी सीधी बात है, एक गेंद की अगर रेडियस को आप बढ़ा दोगे तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी तो एटम का साइज भी बढ़ जाएगा। तो एटम का साइज आप डायरेक्ट ना देखो, क्या देख लो, एटॉमिक रेडियस देख लो, क्योंकि एटॉमिक रेडियस ही डिसाइड करेगी एटम के साइज को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एटॉमिक जो रेडियस है वो किस में मेजर करी जाती है, वो मेजर करी जाती है नैनोमीटर्स में, क्योंकि बहुत छोटा एटम है मेरे भाई। एक एटम आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए अलग स्पेशल माइक्रोस्कोप बनाए गए हैं, STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स को यूज करा जाता है जिससे आप एक एटम को देख पाते हो। वैसे तो देखने से रहा, ठीक, तो एक एटम बहुत छोटा है, ऑब्वियसली बात है उसकी रेडियस भी कितनी होगी, किलोमीटर में तो होगी नहीं, सेंटीमीटर में तो होगी नहीं, mm में भी नहीं होगी, नैनोमीटर्स में होगी। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर। बाप रे बाप, कितना छोटा है, सोचो। मतलब 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर से करते हैं ना, 1 मीटर है, 1 मीटर के 1 बिलियंथ हिस्से कर दो, 1 बिलियन हिस्से कर दो किसके, 1 मीटर के, तब जो एक छोटा सा हिस्सा आएगा वो नैनोमीटर होगा, वो 1 नैनोमीटर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई डाउट है? तो ये एक छोटी सी आपके लिए वीडियो बनाई थी एटम की, जहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा हिस्ट्री बताई, वो नाम कैसा आया है एटम का, उसके बाद उसकी डेफिनेशन और छोटे मोटे उसकी बातें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।